अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम एजाज अहमद रियाज है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट। इससे पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने देखा कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस की तरफ नजर डालेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं और इन गाइडलाइंस को यूज करते हुए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से कैसे रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक इंडिविजुअल टीम मेंबर के पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट आने से पहले उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है और कॉन्फ्लिक्ट को फेस कैसे किया जाता है और आखिर में हम इसको रिजॉल्व करने के मेथड डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट को प्रिपेयर करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज है प्रायोरिटी। एक टीम मेंबर एक टास्क को मॉडरेट प्रायोरिटी दे रहा है जबकि दूसरा टीम मेंबर उसी टास्क को हाई प्रायोरिटी दे रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो रेज होगा। देन स्केड्यूल, टास्क को स्केड्यूल करते हुए प्लानिंग के दौरान भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। जैसे मेरे मुताबिक टास्क का स्केड्यूल है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 4 days, माइट बी अदर रिसोर्सेज इसको 5 या 6 days में एक्सपेक्ट कर रहा हो। कॉस्ट की सूरत में जो आपने कॉस्ट एक्सपेक्ट की है दूसरे उसको ना कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स, मैंने जो रिसोर्स पर्सन अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड मुझे जो रिसोर्स पर्सन अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है माइट भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर को भी वही रिसोर्स पर्सन रिक्वायर्ड हो, तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। टेक्निकल इशू की बेस के पर भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो लोग ब्लेम गेम की तरफ चले जाते हैं। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट में भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को टीम मेंबर से या टीम मेंबर को प्रोजेक्ट मैनेजर से पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट की डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हर किसी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल होता है और लोग एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल को समटाइम निगेट कर रहे होते हैं जिस पर कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। देन कुछ और भी सोर्सेज हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनते हैं। समटाइम्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से कि आप अपना मैसेज ही सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। टाइम हॉरिजॉन कॉन्फ्लिक्ट, आपकी टीम जो है वो रिमोट वर्किंग कर रही है तो आपके टाइम हॉरिजॉन डिफरेंट हैं जो मैच नहीं करते और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। रोल अनसर्टेनिटी पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। जिस रोल पर आप काम कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल वो अनसर्टेन है कि आपकी नजर में, तो इससे भी आप उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकते हैं। टास्क अनसर्टेनिटी, जो आपको टास्क दिए गए हैं उस पे आपको इंफॉर्मेशन ही अनसर्टेनिटी है, यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इस पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकते हैं। जब आप प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के आने से पहले ही उसको कैसे हैंडलिंग के प्लान तैयार करते हैं। प्लान कैसे तैयार करेंगे? प्लान तैयार करते वक्त कुछ चीजों को ज़हन में रखेंगे। सबसे पहली चीज होगी आई एम इन और आउट। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या मैं इस टीम का हिस्सा होऊंगा भी कि नहीं। सेकंड, मेरी पोजीशन क्या होगी हिरार्की वाइज। थर्ड, टीमें आपस में किस तरह असरअंदाज कर रही होंगी। जब आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ले लेते हैं तो अगले स्टेप में आप एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो स्ट्रेस आती है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट ना करे। फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट में जब आप कॉन्फ्लिक्ट को फेस करेंगे तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सबसे पहले जब आप कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं तो आपने लाइटनिंग रोड के तौर पर सर्व करना है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किस्म के एग्रेशंस को अब्जॉर्ब कर सके। आपकी कम्युनिकेशन और लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। काउंसिल करें टीम मेंबर्स को ताकि उनकी मैक्सिमम आउटपुट हो। ओपननेस को, एक्सप्रेशन को, इमोशंस को, नए आइडियाज को आप इंकरेज करें और
लीडरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि प्लानिंग, डेलीगेटिंग, इसमें आप अपने आप को एज ए रोल मॉडल सर्व करें। जहां तक हो सके पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को कम करें और स्टिमुलेट करें कॉन्फ्लिक्ट, ताकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी फोस्टर हो। जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर इन कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहा होता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? एक तो उन चीजों को होल्ड पर रखना चाहिए, फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है और आप अग्रेसिव मोड में होके उस पर रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वो कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव फेज में ले जाएगा। तो इसी लिए होल्ड बैक करें चीजों को, रादर देन के उस पर फौरन फाइट बैक करने लग जाएं। इससे फायदा ये होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा। जो डिस्ट्रक्शंस हैं उसको स्क्रीन आउट करें, ताकि आप तमाम की तमाम एनर्जी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट पर और उसमें इन्वॉल्व तमाम लोगों पर लगा सकें। सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दें। जैसा कि पहले पॉइंट में अभी हमने कहा कि होल्ड करें चीजों को, जरूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो और आप फौरन इस पर फाइट बैक करें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में कूल डाउन पीरियड आ जाएगा, जिससे आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा और रिस्पॉन्ड करें सिचुएशंस को सिचुएशन के हिसाब से, इमोशनली और फैक्चुअली कॉन्टेक्ट दोनों को देखते हुए। रियल इश्यूज को सरफेस पे लेके आए। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से रियल इश्यूज को डिस्कस करे, मीटिंग्स में उसको विजिबल करे और अदर पार्टीज को इन्वॉल्व करे, जहां तक हो सके उसको फुल सपोर्ट करे। रेजोल्यूशन ऑफ मेथड में आप कह सकते हैं कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। एक बहुत फेमस कोट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें थॉमस वॉटसन लिखते हैं, ऐसे लोग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैंने कभी भी उनके साथ डिसएग्रीमेंट पर अपना दिन खत्म नहीं किया। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग की बात करें तो सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि विन विन सिचुएशन को अचीव किया जाए। विन विन सिचुएशन की तरफ या विन विन सोल्यूशन देखें जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है। सेकेंडली हम देखेंगे कि लॉसेस को कैसे कम करेंगे जहां पर नेसेसरी हैं। प्रोएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाएं। देन प्रॉपरली सोल्यूशन प्लान करें अपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए। देन हम डिस्कस करेंगे विन विन अल्टरनेटिव्स। विन विन अल्टरनेटिव्स में सबसे पहले है डू द डूएबल, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी तमाम की तमाम एनर्जी और एफर्ट सिर्फ उस काम को करने पर लगाए जो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीजों की तरफ ना वो जाए। मतलब कि डक्स, एक काफी मशहूर कहावत है कि डक्स को गाना ना सिखाए, उससे वो खुद भी फ्रस्ट्रेट होगा और डक्स भी कंफ्यूज होंगी। मार्केट एनालिसिस होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या प्रैक्टिसेस ली जाती हैं कि विन विन सिचुएशन अचीव करने के लिए। असर्टिव मॉडल में हम पार्टीज की स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, उनकी वीकनेस कम करके उनके दरमियान ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके विन विन सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। लुक एट द राइट थिंग, इसमें हम लोगों को ब्लेम करते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को। तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम्स को लोगों से सेपरेट कर देते हैं। अवॉइड कैटास्ट्रोफाइजिंग में हम ये ऐसे रिमार्क्स होते हैं जो कि टीम के मोरल और कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के फेलियर का सबब बनते हैं। जैसे दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर, वी विल नेवर गेट दिस डाउन ऑन टाइम। आउटकम्स पर कंसंट्रेट करें ना कि पोजीशन पर, और चीजों को अच्छी तरह पिक्चराइज करें कि सब ठीक लगे। अपने लॉसेस को कम करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और प्रोजेक्ट को बंद करना पड़े। कटिंग लॉसेस एक्चुअली अ सेविंग, जो हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप मेंटल फाइल ऑफ थिंग दैट डू नॉट फिट।
प्रोजेक्ट मैनेजर लोगों की बातों में आने की बजाय हकीकत पर निगाह रखें, क्योंकि लोग बातों से हकीकत छुपाते हैं। फॉलो द रूल ऑफ 2 और 3। अगर एक ही सिचुएशन दूसरी या तीसरी बार फेस करना पड़े तो कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर कॉस्ट को स्काईरॉकेट होने से पहले ही कम करने पर प्रेफर समझते हैं। एस्टैब्लिश अ सिस्टम मींस रकम, वक्त, कोशिश और अना की सरमायाकारी कम करने के लिए एक सिस्टम एस्टैब्लिश करें, क्योंकि जब प्रोजेक्ट में कुछ गलत होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर इमोशनली अपसेट हो जाता है उन लॉसेस पर, तो उससे इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि वो अपनी इज्जत नफ्स भी खो देता है। तो हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है। उसने सीनियर मैनेजमेंट को भी आंसर देना होता है, फंक्शनल मैनेजर को भी आंसर देना होता है, क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करना होता है और प्रोजेक्ट टीम को भी हैंडल करना होता है। तो ये एक रिलेशनशिप मॉलिक्यूल है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो हमने शो किया है। चलें देखते हैं कि वो क्या टैक्टिक्स हैं जिनके जरिए इन चारों रिलेशनशिप मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट कम करने के टैक्टिक्स की बात करते हैं तो उसका सलूशन हर रिलेशनशिप मॉलिक्यूल पर डिफरेंट होगा। इसका मतलब कि आपको अपने बॉस के साथ डिफरेंट वे में डील करना होगा, आपको सबऑर्डिनेट के साथ डिफरेंट वे में डील करना होगा, फंक्शनल मैनेजर के साथ डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करनी होंगी और क्लाइंट के साथ डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करनी होंगी। स्टार्ट करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीनियर मैनेजमेंट के साथ यानी कि बॉस के साथ हो गया तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? प्लेस योरसेल्फ इन द बॉसेस शूज, मतलब अपने बॉस को समझें कि वो किस पैटर्न से सोच रहा है, उनके प्रेशर को, उनके प्रॉब्लम्स को समझें। उनके पास सिर्फ मसले ना लेके जाएं बल्कि साथ उनके सजेस्टेड सॉल्यूशन भी दें। अपने बॉसेस की जिंदगी आसान करने का सबब बने। अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म्ड रखें अपनी प्रोग्रेसिव से, अपने प्लान से, ताकि आपको भी अपने बॉस की सपोर्ट मिलती रहे और इनकी तमाम बातों को ऑब्जर्व करें और गौर से सुनें और कम्युनिकेशन के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पहलुओं को समझें। प्रोसीजर, पॉलिसीज, क्राइटेरिया को भी बॉस के साथ लाजमी डिस्कस करें। डोंट स्ट्रीम रोल द बॉस, और इसमें इस बात में एक मशवरा है कि बॉस को भांपने की कोशिश ना करें। सबऑर्डिनेट, जब सबऑर्डिनेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम कर रहे हैं तो आप डिस्कवर करेंगे कि टीम के पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लेरिफाई करें। कंट्रोल पैरामीटर बनाएं उसके लिए, और फेलियर को इनकरेज करने के लिए एनवायरनमेंट बनाएं, पॉजिटिव फीडबैक दें, टाइम आने पर चीजों को प्रेज भी करें और रिकॉग्नाइज भी करें। थोड़ी सी अप्रिसिएशन से आपकी टीम मोटिवेट भी हो सकती है और उसकी परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। फंक्शनल मैनेजर जो आपके सेम पीयर्स के होते हैं, उनकी मदद करें ताकि वो गोल को मीट कर सकें, अचीव कर सकें, जिससे कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर आप इनसे कुछ चाहते हैं तो इनको पहले से बता दें ताकि उनकी चीजों या स्केड्यूल पर कोई इफेक्ट ना पड़े या उनके स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। इन्फॉर्मल रहें, जो कि जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और उनको इस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें। जब आप क्लाइंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम करना चाहते हैं और उसके साथ एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगे तो उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। क्लाइंट को सरप्राइजेस ना दें, सबसे पहले से ही उन्हें इन्फॉर्म रखें। मतलब कि कल एक डेडलाइन है किसी प्रोजेक्ट की, तो आप आज रात उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई डिलेज नजर आ रहे हैं तो पहले से क्लाइंट का माइंड मेकअप करें, क्लाइंट के साथ टच रहें, लेकिन इतना इन्फॉर्म करें जितना इन्फॉर्म करना जरूरी है। एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। क्लाइंट के साथ रेगुलर मीटिंग करें,
क्लाइंट को प्रोजेक्ट का स्टेटस, उसकी डिटेल्स पता लगती रहे। ठीक है, ये सारे के सारे टैक्टिक्स हम यूज करके कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर। विलियम एंड थमहेन अपनी रिसर्च में इन 5 कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स के बारे में लिखते हैं कि इन 5 कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स में वो इस तरह से उन्होंने बयान किया है कि मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव के लिहाज से। उसने कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल, जिसमें हम निगोशिएशन मेथड यूज करके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, और स्मूथिंग और कंप्रोमाइजिंग, ये तीनों स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्रोमाइजिंग और स्मूथिंग, इनको उसने अपने रिसर्च के मेथड से मोस्ट इफेक्टिव रोल प्ले करने के मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल कहा है। देन उसने फोर्सिंग और विड्रॉल को डिस्कस किया कि फोर्सिंग में हम फेस करते हैं हार्ड फीलिंग्स, जो कॉन्फ्लिक्ट पर मंफी असरात में इजाफा करती हैं, और विड्रॉल स्टाइल में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। इसलिए वेलमोन एंड थमहेन ने इन दोनों को अपनी रिसर्च में लीस्ट रैंक दिया है। अब क्या प्लानिंग करनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच यह है कि कॉन्फ्लिक्ट आने का वेट किया जाए, फिर उस पर डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्किल यूज करके उसे रिजॉल्व किया जाए। और दूसरी अप्रोच यह है कि डिफरेंट अप्रोचेस जैसे प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिंग, प्लानिंग अप्रोच यूज करके पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई कर लें। देन हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान हम उन मेजर सोर्सेज पर गौर करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन सकते हैं, जिनमें हमने पहले 7 सोर्सेज को डिस्कस किया। उनमें से जो 3 मेजर सोर्सेज हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पे असरअंदाज होते हैं, वो हैं स्केड्यूल, प्रायोरिटी और ह्यूमन रिसोर्स। देन हम कोचिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अपनी टीम की कोचिंग करें, उनके साथ इनफॉर्मल चैट करें, जैसे कि आजकल कॉमनली व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हुए हैं। आप इनफॉर्मल चैट कर सकते हैं, जहां आपकी टीम को जरूरत है उनकी इन डेप्थ कोचिंग करें। रोल्स को क्लेरिफाई करें। रोल्स को क्लेरिफाई करने के लिए पोजीशन डिस्क्रिप्शन, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रिव्यू करें। ये जो हमारा लेक्चर था, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।